हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? थोड़ा जोरदार हाथ हिला के मुझे बताइए आप सभी को मेरी अगर आवाज आ रही है। मुस्कुराते हुए ना, मुस्कुराते। आपकी स्माइल जो है ना मुझे एनर्जी देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा अपन चीजों के बारे में डिस्कस है। गुड मॉर्निंग प्रभा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है सबसे पहले तो आप सभी लोगों का आज के इस वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में। और आगे बढ़ने से पहले कुछ विनम्र निवेदन आप सभी लोगों से, उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग इसको फॉलो करेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो ये सारे बच्चे देख रहे हो आप, आज इन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों की तरफ से गुड मॉर्निंग आपको। और डिस्क्लेमर है सभी लोगों के लिए, वीडियोस अपने ऑन रखें, एक जगह पर प्रॉपर्ली बैठ जाएं। एक जगह पर, ऐसी जगह बैठे जहां पर आपका नेटवर्क प्रॉपर रहे, प्रेजेंटेबल रहे ना सारे लोग। जो मेल्स हैं खासकर कई बार ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, बहुत सारी महिलाएं भी हैं यहाँ पर, तो प्रेजेंटेबल बैठे। आपका शेक, आपका फ्रेश आपके पास होना चाहिए। अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा विश्वास ना करें, डायरी पेन रखें, अगर कुछ काम की चीज आपको मिलती है उसको लिख लें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी है, चेहरे पर स्माइल बना के रखें। ठीक है, सबसे ज्यादा। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कल कि आज बच्चों की सेहत के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ी सी। आप में से कितने लोगों को जेन्युइनली अंदर से लगता है कि ये वो समय है जिसमें अब समय आ गया है कि बच्चों की सेहत के बारे में बात करना पड़ेगा? पहला ऐसा नहीं, इतना जरूरी नहीं था। सन 2000 जब आप छोटे रहे होगे तो कभी ऐसा माँ बाप ने कभी मीटिंग नहीं बिठा ली होगी ना, या बच्चों की सेहत के बारे में बात करते हैं। लेकिन आज के समय पे वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए आप में से बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि नहीं, बात करना जरूरी है, नहीं तो बहुत दिक्कत आगे चल के उनको हो सकती है। ठीक है, सब तीनों लोगों को लगता है? अच्छा, हैंड रेस करते नहीं आता तो चैट में भी आप रिप्लाई कर सकते हैं, है ना, कि बच्चे वैसे नहीं रह गए जैसे आप हुआ करते थे। जो सेहत आपकी हुआ करती थी उस समय पर, जो एनर्जी, जो फिटनेस, जो एक्साइटमेंट, जो एक्टिवनेस। ओह यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ज्यादा से ज्यादा लोग कम्युनिकेट करेंगे। सिमी जी बोल रही हैं यस, बिल्कुल जरूरी है। बाकी के लोग अपना, प्रीति जी, दिव्या जी, पूनम जी, नताशा जी, अखिलेश जी, दीक्षा, अपना हैंड रेस करके अपना पक्ष रखें। तो जिन लोगों को सबसे पहले तो अभी भी ये नहीं लगता है कि ये विचाराधीन मुद्दा है, तो मेरी समझ से सबसे पहले तो इस विचार पर हमको आना चाहिए कि अभी हमको थोड़ा सा बात करना तो जरूरी है कि नहीं। आपको पता है भारत सबसे यंग नेशन है अभी दुनिया में, सबसे ज्यादा युवा जो है वो भारत में ही पाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी एक बात और ये भी है कि जितने ज्यादा एनर्जी लेस, टायर्ड, है ना, एंशियस, डिप्रेशन में लोग भारत में, उतने और कहीं भी नहीं। और ये जो नंबर सबसे बड़ा है वो भी युवाओं और बच्चों का ही है। ठीक है, तो इसलिए आज हमको इस टॉपिक पे बात करने की आवश्यकता है। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, देखिए जब आप सब लोग छोटे रहे होंगे, आप में से कोई है यहाँ पर जब आपके जीवन की शुरुआत रही होगी, शायद आप छोटे रहे होंगे और आपके पेरेंट्स ने जीवन की शुरुआत करी होगी, तो शायद उस समय आपके घर पे एक समय था, किसी के घर पे कुछ नहीं था ना, एक बहुत सामान्य, बहुत ही मिडिल भी नहीं बोलूंगा, बहुत लोअर क्लास से हम लोग आते थे, है ना, बहुत ज्यादा लोअर क्लास। आफ्टर द इंडिपेंडेंस या तो 1960 1970 की हम बात करें, ना एजुकेशन था ना घर था। तो आपके जो पेरेंट्स में भी ग्रैंड पेरेंट्स रहे होंगे, तो उनका लक्ष्य क्या था? सबसे पहला लक्ष्य, बच्चे को आईएएस बना दें, ये लक्ष्य था क्या? है नहीं ना, सबसे पहला लक्ष्य क्या था? एक रहने के लिए और एक खाने के लिए एक परमानेंट व्यवस्था हो जाए, है ना। रोटी और मकान, कपड़ा भी बाद में ही आया
है कि नहीं? एक जोड़ी कपड़े से चार लोग काम चलाते थे, मैंने जो सुना है, मम्मी बताती हैं, दादी बताती हैं, है ना? तो जब एक ये व्यवस्था पूरी, मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स का आपके पेरेंट्स के लिए गोल क्या था? एजुकेशन गोल था? नहीं, शायद बहुत ज्यादा नहीं। सबसे पहला गोल था फीडिंग। जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? भोजन और एक आसरा। तो उन्होंने वो आपके लिए करवाया। फिर शायद आपके पेरेंट्स आए। तो जब आपके पेरेंट्स आए तो खाने पीने की व्यवस्था तो हो ही गई थी। हाँ, बुनियादी जरूरत, एग्जैक्टली प्रभा जी बोल रही है। तो खाने पीने की और रहने की व्यवस्था हो गई थी, है कि नहीं? तो अब आपके पेरेंट्स ने सोचा कि अब इनको एजुकेशन देना चाहिए, है ना, पढ़ाई करवानी चाहिए, और एक समाज में रहने लायक स्थिति में हम पहुंचे। ठीक है ना? तो फिर रोटी और मकान से आपकी लाइफ में कपड़ा ऐड हुआ, और एक सोशल स्टेटस धीरे धीरे ऐड होना शुरू हुआ, जिसमें सोशल स्टेटस का जो पैमाना था वो शिक्षा थी शायद। तो फिर आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाई करवाना शुरू करवाया, और आपको प्रयास किया कि आप एक अच्छी आय, एक अच्छी इनकम, समाज में एक अच्छे पद पर पहुंचे। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो चैट में लिखिएगा यस, मे भी मैं गलत भी हो सकता हूँ, हर आदमी के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। फिर जब आपकी एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छी जॉब लग गई, है ना, अब चूंकि आपने दो पक्ष देखे हैं, आपने एक ग्रैंडफादर वाला पक्ष भी देखा है जो बहुत गरीबी में निकला है, आपने एक फादर वाला पक्ष भी देखा है कि उनके पास था तो सब कुछ, लेकिन उन्होंने आपके लिए शायद अपनी जरूरतों को सेक्रीफाइस कर दिया, है कि नहीं? शायद। तो फिर आपके मन में एक थॉट आया कि नहीं यार, अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरे बच्चों को ये सब नहीं देखना पड़ेगा जो मैंने देखा। तो फिर आपने उस लाइफ में कंफर्टनेस को जोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, आपके पास रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, जॉब हो गई, एक इनकम का परमानेंट सोर्स हो गया। अब क्या करें भाई? अब कंफर्ट, क्योंकि ये समय की डिमांड है। अब मुझे आप एक बात बताइए, आपकी क्या जिम्मेदारी है? क्योंकि एजुकेशन आप ना भी दें तो अभी बंदा यूट्यूब से ले लेगा, गूगल से ले लेगा, तो बहुत बड़ी चीज तो है नहीं आज के समय पे एजुकेशन लेना, है ना? जो करना चाहे कर सकते हैं। पैसा कमाना आज के समय में कोई बहुत बड़ी जरूरत तो है नहीं है, आप घर से बैठे हुए लैपटॉप इंटरनेट से सारी पढ़ाई करके सब कुछ कर सकते हैं। तो क्या आज के पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी वही है जो आज से 50 साल वाले पेरेंट्स की थी? नहीं, ऐसा नहीं। समय बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, तो जिम्मेदारियां भी बदल रही हैं। जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स का सिर्फ एक गोल था कि मैं अपने बच्चे को रोटी पानी काबिल बना दूं, दैट इज गुड इनफ फॉर दैट टाइम, बट फॉर द करेंट सिनेरियो आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि ना सिर्फ मेरा बच्चा काबिल और आर्थिक रूप से मजबूत बने, साथ ही साथ जब वो आर्थिक स्थिति में आए, अपनी फाइनेंशियल स्थिति को बेटर करे, तब तक उसको डायबिटीज, बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, उसको क्या पता। जब आप उसको बच्चा बोल रहे हैं तो यू कैन नॉट, है ना, आप उस पर ओवरलोड नहीं कर सकते ना। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? एक माता और एक पिता की जिम्मेदारी है कि वो जब अपने बच्चे को एक आईआईटीएन, जब एक आईएएस या भारत का प्रधानमंत्री बनाए, एट दैट टाइम तक उसको शुगर नहीं होना है। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाए, बट उसको डायबिटीज हो जाए तो चलेगा सर? नहीं है तो नहीं चलेगा, है ना? तो कहीं ना कहीं डीप डाउन आपके और मेरे ब्रेन में क्या है? हेल्थ इज द प्रायोरिटी। ठीक है ना? देखिए आप, मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बोल रहा हूँ आपको, दुनिया का आज के डेट में जेफ बेजोस, फिर भी आप एक डायबिटीज साथ में लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? स्टिल वी नो दैट, हमको ये पता है कि कहीं ना कहीं सेहत सबसे पहला सुख है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है एज अ पेरेंट्स? आज आप में से जितने भी पेरेंट्स या जो भी लोग खासतौर पर पहली बार ज्वाइन हुए हैं, इस बात को सबसे पहले समझिए कि सिर्फ एक ही चीज में उसको आगे बढ़ाने से फायदा नहीं होगा। होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब नॉट ओनली एजुकेशन, समाज के हर एक क्षेत्र में आपका बच्चा आगे बढ़े, जिसमें हेल्थ उस उस आपके बच्चे की गाड़ी है, विदाउट उस गाड़ी के वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और 90% ऑफ द पेरेंट्स, चाहे जाने में चाहे अनजाने में,
उसको बिगाड़ने पे तुले हुए हैं और उसके बहुत सारे रीजंस हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कल जब मैंने इस सेशन के बारे में अनाउंस किया कि हम लोग चाइल्ड हेल्थ के बारे में बात करेंगे, और जब मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे पता चला कि एक दिन और 1 घंटे में तो ये टॉपिक होना असंभव है, असंभव है, क्योंकि बच्चे की सेहत पे इतनी सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है ना, कि अगर हम एक हफ्ते कंटिन्यूअसली 2 घंटे भी बात करें ना तो भी वो फैक्टर्स कवर अप नहीं हो सकते है ना। उसमें आपका फूड है, आपका सराउंडिंग्स है, पेरेंटिंग है ना, आपका स्कूल एजुकेशन है, आपका फैमिली कल्चर है, आप न्यूक्लियर फैमिली में है कि ज्वाइंट फैमिली, बहुत सारी चीजें इस पे इम्पेक्ट करती है। तो बहुत ही समराइज करके कोशिश किया है कि हम उसको समझ पाए, और इस सेशन को बनाने के दौरान ये समझा कि इस पे हमको बार बार बात करनी पड़ेगी, एक दिन में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बट मोरल ऑफ द स्टोरी एट द एंड ऑफ द सेशन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों के लिए धन्यवाद, आप लोग आए, अपना समय निकाला आज के दिन पे। वीडियोस ऑन रखें, वीडियो जो ऑन रखता है उसका कैचिंग पावर दिमाग से बढ़ जाता है, चीजें ज्यादा समझ में आती है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या समझने का प्रयास करेंगे निश्चित समय में, अगर समय हमको अलाउ करेगा तो ये सारी चीजें हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या होती है, कौन से स्टेज पे व्यक्ति होता है बच्चा, और उस समय पे कौन सी चीजें उसके साथ चल रही होती हैं, ये बहुत ही शॉर्ट में हम समझेंगे। उसके बाद उसकी फिजिकल हेल्थ पे हम लोग बात करेंगे। फिजिकल हेल्थ में आमतौर पर हम जो डिफाइन करते हैं वजन और हाइट, बहुत ज्यादा आप लोग उस पर एम्फेसाइज करते हैं कि फिजिकल हेल्थ पे। उसके बाद थोड़ा सा हम मेंटल हेल्थ पे बात करने वाले हैं बच्चों की, फिर बिहेवियरल हेल्थ, उनका व्यवहार कैसा है, और लास्ट इमोशनल हेल्थ। इन चारों हेल्थ पे समय हमको अलाउ करेगा तो हम इस पे बात करेंगे। ये सब हेल्थ क्यों खराब हो रही है, छठवां पॉइंट, उस पर हम लोग बात करेंगे, और समाधान क्या हो सकता है, सातवें पे हम बात करेंगे। ठीक है, इसी के बीच में कुछ हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आपको सुनने को मिलेगा कि किस तरीके से बच्चों की सेहत में भी बदलाव लाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम स्टेजेस ऑफ चाइल्ड बात करेंगे। एक व्यक्ति का, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है और वो इस दुनिया को छोड़ के जाता है तो ये 9 स्टेजेस से होके वो निकलता है। ठीक है ना, आप और मैं भी इन 9 स्टेजेस से होके निकले हुए हैं, आपका जो छोटा बच्चा है वो भी इन 9 स्टेजेस से होके निकलने वाला है। सबसे पहली स्टेज होती है प्री नेटल डेवलपमेंट, उसके बाद इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलेसेंस जिसको प्यूबर्टी भी हम लोग बोलते हैं, फिर अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड, लेट एडल्टहुड एंड डेथ एंड डाई। तो चूंकि हम लोग बच्चों की बात कर रहे हैं तो हम अर्ली एडल्टहुड तक आज यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहली स्थिति होती है प्री नेटल डेवलपमेंट। ये वो स्थिति होती है जब हम बोलते हैं भ्रूण पेट में आता है और उसका डेवलपमेंट होना शरीर में शुरू हो जाता है। इस वाली स्थिति में शरीर का मैक्सिमम डेवलपमेंट हो जाता है ना, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाथ पैर सिर वगैरह सब बन जाते हैं। इस पूरे 9 महीने की जर्नी में जो सबसे प्राइमरी हेल्थ कंसर्न है वो मदर की हेल्थ है। ठीक है ना, इस पूरे 9 महीने में जो सबसे पहला प्राइमरी कंसर्न है वो एक मदर की हेल्थ, जिस मदर के पेट में वो बच्चा है उसकी हेल्थ सबसे पहला कंसर्न होना चाहिए। उनको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए अपने हेल्थ के साथ जो फ्यूचर में उनको दिक्कत दे सके। दूसरा कहलाता है इन्फेंसी एंड टोडरहुड। ये 1 साल से लेकर लगभग 2 साल तक की लाइफ होती है, और इस 1 से 1.5 साल के पीरियड में बहुत सारे परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस अपने बच्चे के अंदर पाएंगे। ठीक है, शारीरिक आप पाएंगे, आप आंखों में परिवर्तन, चेहरा जो फिजिकल चेंजेस हैं आप वो पाएंगे। तीसरा होता है अर्ली चाइल्डहुड। यहाँ से एग्जैक्टली आपके बच्चे की सोचने की, विचारों की, सवालों की क्षमता डेवलप होना शुरू होती है। इस उम्र से आपका बच्चा भाषा सीखना शुरू कर देता है, लैंग्वेज जो है वो सीखना शुरू कर देता है। सेंस ऑफ सेल्फ, स्वयं का आभास होना शुरू हो जाता है कि यार मैं एक शरीर, एक आत्मा, जो भी अपने आप को महसूस करता है कि मैं समथिंग हूँ। ठीक है ना, आजादी के लिए प्रयास करता है और फिजिकल चीजों को काम करने की, सीखने की कोशिश करना शुरू कर देता है। इस स्थिति से 3 से लेके 5 साल की स्थिति बहुत ही क्रूशियल होती है एक बच्चे के लिए कि आप उसको क्या सिखाने वाले हैं और वह क्या सीखने वाला है। इस 30 से 5 साल की उम्र में बहुत ज्यादा,
ये बिल्कुल ब्लैंक बोर्ड होता है ना, खाली। कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली जो भी आप उनके दिमाग में डालेंगे वो बाय डिफॉल्ट उसको सीखना शुरू कर देंगे, क्योंकि इस पूरे ड्यूरेशनली कॉन्शियस ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होता है, सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव होता है। तो उसको जो जो चीजें मिलती हैं वो सब स्टोर करना शुरू कर देता है। यही वो पीरियड है जब आपके बच्चे ने चिड़चिड़ाना सीखा था, यही वो पीरियड है जब आपके बच्चे ने डिप्रेशन सीख लिया था, यही वो पीरियड है जब आपके बच्चे ने लड़ाई झगड़ा सीख लिया था। रिएक्शंस बाद में निकल के आए हैं वो एक अलग बात है, लेकिन सीख सब कुछ यही लिया था अगर उसने ये सारी चीजें देखी हैं। इसके बाद जो पीरियड आता है उसको बोलते हैं मिडिल चाइल्डहुड। ये ग्रोथ ब्रेन डेवलपमेंट का बहुत बढ़िया पीरियड होता है, 6 से लेके 11 साल तक का जो पीरियड होता है। और इस पीरियड के दौरान बच्चा सोशल रिलेशनशिप्स के बीच में आता है, समाज के बीच में पहुंचता है, दोस्त बनाता है, इंटरेक्शन करता है। और ये पीरियड में ये आपका इंटरेक्शन, आपकी दोस्ती, आपका सराउंडिंग बहुत मैटर करता है कि आपकी हेल्थ, आपकी फ्यूचर की लाइफ कैसे होने वाली है। ठीक है, संगत अगर सही वर्ड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर तो बहुत अच्छा यहाँ पे होने वाला है। इसके बाद की एडोलेसेंस 16 साल से जो शुरू हो जाती है, प्यूबर्टी हम बोलते हैं। बहुत सारे फिजिकल हार्मोनल बदलाव यहाँ पर आते हैं, और यह वो एज है जब हमको बच्चे को नहीं बदलना है, जब हमको माँ बाप को बदलना पड़ेगा आज के समय के हिसाब से, उसकी स्थिति को समझना पड़ेगा। अगर आप वो वाले पेरेंट हैं जो पहले हुआ करते थे, जिन्होंने अपने बच्चों से, होते थे ना, कई सारे बच्चे होंगे जो अभी जो बहुत बुजुर्ग मतलब एक अच्छी एज में होंगे, अपने फादर से बहुत रेयर कम्युनिकेशन होता था पहले, होता, मदर फादर से बहुत रेयर कम्युनिकेशन पहले के समय पे होता था। आज नहीं चलेगा, ठीक है ना, आज ये वाला कार्यक्रम नहीं चल पाएगा। तो आप, वो बोला जाता है जिस दिन आपकी चप्पल सेम हो जाए तो आपको फिर फादर बन के दोस्त बन जाना, उसका पूरा सेम। 5 साल तक बहुत लाड़ प्यार करो, 5 साल के बाद थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाओ, क्योंकि वो स्ट्रिक्टनेस फ्यूचर की कठिनाइयों से उसको, उसके लिए मजबूत बनाएगी। 16 साल है ना, 10 साल के बाद उसको किसी स्किल में आप डालो, कुछ सिखाना शुरू कर दो, और 16 साल के बाद उसका दोस्त बन जाए। अगर ये पीरियड में आपकी कहानी चलेगी तो बहुत अच्छा आपको हो सकता है। तो ये एज, इसको टीनेजर एज भी बोलते हैं। बहुत सारे परिवर्तन इस जीवन में आते हैं, देखिए आपको भी आए थे, मुझे भी आए थे, ठीक है ना। अब चैलेंज क्या है कि आपके और मेरे समय में एक्सप्रेस करने के उतने ज्यादा साधन, कुछ लोगों को याद आया अपना बचपन। इंसान पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, ठीक है, आगे भी वैसा ही रहने वाला है। आप लोग, कुछ लोग बोलते हैं हमारे बच्चों को गेम का एडिक्शन है। तो एडिक्शन तो बचपन से, जीवन जब से शुरू हुआ तब से चला रहा है, सिर्फ चीजें बदल गई। आपको किसी और का था, आपको आम के पेड़ पे चढ़ने का एडिक्शन था भाई, घंटों चढ़े रहते थे, सुबह चढ़ते थे तो रात को लौट के आते थे। किसी को क्रिकेट का एडिक्शन था, किसी को जब पेपर चले थे, आपको पता है जब पेपर आना इस दुनिया में शुरू हुए थे, पेपर छपना, तो लोगों की सुबह की चाय नहीं होती थी बिना पेपर के, तो वो भी तो एक एडिक्शन ही था। तो एडिक्शन तो सेम है, चीजें बदल गई हैं सर। तो हमको समझना पड़ेगा कि ये 16 से लेके जो एज शुरू होती है 20 साल तक, इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए, क्योंकि हमको भी आए थे। पतंग पतंग का एडिक्शन होता था, 10 बजे से पहुंच जाते थे, शाम को 5-6 बजे तक पतंग ही उड़, कमाल की बात है कोई लड़ाने वाला भी नहीं, काटने वाला, फिर भी उड़ाए जा रहे हैं ऐसे ऐसे कर। तो दिस इज कॉल्ड एडिक्शन ना, क्रिकेट, राइट, एग्जैक्ट। तो इस समय पे बहुत बदलाव होते हैं, आपको भी हुए थे। आपके पास एक्सप्रेस करने के साधन नहीं थे, दैट इज वाई आप अपने आप को ये कहते हैं कि अरे नहीं नहीं हम तुम्हारे जैसे, नहीं नहीं आप भी वैसे ही थे, आपको मौका मिलता तो आप भी करते, ठीक है। अभी क्या है, एक्सप्रेस करने के साधन, तो साधनों को खत्म तो कर नहीं सकते। आपको क्या करना है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके अंदर, एक अपने अंदर, फिर एक चाइल्ड के अंदर, कि वो इन सब चीजों को समझे। इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो ये उम्र के बारे में बहुत डिटेल में हम बात आज तो नहीं करेंगे, लेकिन फ्यूचर में अगर समय मिलेगा तो जरूर करेंगे, इस एज पे क्या समय करना पड़ता है। इसके बाद होता है अर्ली एडल्टहुड। ये 20 साल से लेकर 30 साल तक का समय होता है, जिसमें खासतौर पर मैं और हमारे परिवार के बहुत सारे लोग आते हैं।
पीक टाइम होता है आपके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का, फ्यूचर बनाने का, और लव और वर्क इन सब के बीच में बैलेंस करने का, लाइफ की स्टेजेस के बारे में समझने का। तो ये एक अलग चीज़ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हम बात। इसके बाद भी एडल्टहुड, मिडिल, लेट वो भी हैं, लेकिन वो इधर पे उनका काम है। बच्चे की जो सेहत है वो 4 बेसिकली सेक्टर्स में डिवाइडेड है, ठीक है ना। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, बिहेवियरल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ। लेकिन जब एक व्यक्ति की सेहत खराब होती है तो हम इन चारों चीजों में डिस्क्रिमिनेट करना थोड़ा सा हमको टफ हो जाता है कि यार इसकी फिजिकल हेल्थ खराब है, या इमोशनल हेल्थ खराब है, या बिहेवियरल हेल्थ गड़बड़ हो रही है, या मेंटल हेल्थ। चारों के कारण इस तरीके से हैं कि रास्ते चारों के अलग हैं, लेकिन एक कॉमन पॉइंट पे आके मिल जाते हैं, है ना। चारों के कारण अलग अलग हैं, लेकिन एक कॉमन पॉइंट पर आके मिल जाते हैं, और एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चैलेंजेस आर फेसिंग चाइल्ड। जो शारीरिक हेल्थ चैलेंजेस बच्चे महसूस कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग आज थोड़ा सा बात करें। ये जो 3 चीजें हैं, आमतौर पर हर 10 में से लगभग 6 से 7 बच्चे इन तीनों चीजों को फेस कर रहे हैं। 9 भी बोलूंगा तो बहुत ज्यादा गलत नहीं होगा, 9 भी बोलूंगा तो बहुत ज्यादा गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको 6 से 7 का अंदाजा दूंगा। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? सबसे पहले तो एक ओवरवेट सिचुएशन, अंडरवेट सिचुएशन और माल न्यूट्रिशन, ठीक है। थोड़ा सा एक बार 1 सेकंड के लिए रुक कर आपके परिवार में, जान पहचान में जो बच्चे हैं, थोड़ा सा सोचो, आपके घर में भी हो सकते हैं, है ना। थोड़ा सा एक बार उनके बारे में सोचो, आप दिमाग में उनकी पिक्चर लेके आओ, और उनको देख के आपका क्या व्यू बनता है कि ये एक बच्चे की स्थिति जो बचपन में होनी चाहिए एग्जैक्टली, जो एक्टिवनेस, जो हाइट, जो हेल्थ, जो वेट, है ना, जो एक्साइटमेंट, जो फिजिकल टच मार्क, है ना, सोशल, वो है एक्चुअली जो होना चाहिए। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 1 से 2 बच्चे 10 में से निकल पाते हैं, और ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं उसके बहुत सारे कारण हैं, लास्ट में उसको समझने वाले हैं। बट एक रिसर्च के हिसाब से हम समझते हैं 2030 तक 27 मिलियन से ज्यादा बच्चे ओबेस होने वाले हैं। 27 मिलियन। 2030 तक हर 10 में से जो बच्चा ओवरवेट होगा, हर 10 बच्चों में से एक बच्चा जो ओवरवेट होगा वो भारत का होगा, भारत का रिप्रेजेंटेटिव होगा ग्लोबली, है ना। लोग जो हैं आज के समय पर अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन एट द सेम टाइम हो जाते हैं। ओवरवेट इज द रिजल्ट ऑफ ओवर न्यूट्रिशन। अब आप कहेंगे सर ओवर न्यूट्रिशन मतलब जब बच्चा ज्यादा न्यूट्रिशन खा रहा है, ये तो अच्छी बात है। तो एक चीज हमको समझनी पड़ेगी, वट एवर यू ईट, इवन यू ईट कार्बोहाइड्रेट, इवन यू ईट प्रोटीन, अदर यू ईट फैट, ये तीनों चीज ही न्यूट्रिशन ही है। न्यूट्रिशन कोई दवाई नहीं है जो अलग से आपको दे दिया जाए, और न्यूट्रिशन कोई अमर और स्वस्थ होने का वो भी नहीं। बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट। अगर आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट शुगर भी खिलाए जा रहे हो, दिस इज ऑल्सो न्यूट्रिशन। लोगों को लगता है न्यूट्रिशन का मतलब है मल्टीविटामिन, मिनरल्स, ये मतलब नहीं होता न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन का मतलब हर एक वो चीज जो आपके शरीर को चाहिए उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो अगर ओवर न्यूट्रिशन आप कह रहे हो तो किसी एक न्यूट्रिशन की बहुतायत आपके शरीर में हो गई है। जैसे अभी आप लोग ओवरवेट हैं तो आपके अंदर कार्ब्स की मात्रा ज्यादा है, आपने खूब सारा कार्ब्स खाया है, इसलिए आपके अंदर फैट स्टोर हो गया। तो सेम विद द चाइल्ड, ओवर न्यूट्रिशन भी आपका बच्चा हो जाता है, दैट इज वाई ओबेसिटी हो जाता है। बट दैट डजंट मीन, इस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, अगर आपका बच्चा ओवर न्यूट्रिशन है बट दैट डजंट मीन दैट उसको जो न्यूट्रिशन जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में वो मिल रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? न्यूट्रिशनल इलिटरेसी। पोषण के बारे में समझ नहीं है हमको, क्योंकि पहले कभी जरूरत नहीं थी, लेकिन आज के समय में जरूरत है, लेकिन अभी हमको है नहीं।
क्यों? अभी हमारे स्कूल की एजुकेशन में वो चीजें ऐड नहीं करी। आप मुझे एक चीज बताइए, आपका स्वस्थ रहना ज्यादा जरूरी है कि आपका नौकरी करना ज्यादा जरूरी है, या कुछ भी जीवन में जो काम करना? चैट में लिख के मुझे बताइए, 1 और 2। 1 और 2। आपका हेल्दी रहना ज्यादा जरूरी है 1, या आपका जीवन में किसी मुकाम पर पहुंचना ज्यादा जरूरी है? स्वस्थ रहना ज्यादा जरूरी है ना? तो शुरुआत के 15 साल आपको कहाँ सिखाया जाता है कि स्वस्थ कैसे रहे? इवन ग्रेजुएशन तक, मास्टर्स करिए, वहां तक सिर्फ एक डॉक्टर्स की फील्ड को छोड़ दिया जाए तो आपको बाकी की फील्ड में कहाँ सिखाया जाता है कि आप स्वस्थ कैसे रहे? बोथ नहीं, अगर चूज करना हो, सर चूज करना हो तो बोथ तो बहुत डिप्लोमेटिक आंसर हो जाएगा। चूज अगर आपको करना है तो व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी? आप अपने बच्चे के लिए क्या पहली चीज चुनते हैं? एक तरफ हेल्थ रखी हुई है, एक तरफ उसका करियर। देखिए करियर का मतलब बहुत कुछ, जीवन तो चली जाता है बहुत आराम से, है ना? जीवन, रोटी कपड़ा मकान वाईफाई तो आजकल सबको मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर दोनों में चूज आपको करना हो तो एक बड़ा नंबर कह रहा है कि सेहत। तो आप ये मुझे बताइए कि पहली क्लास, जब आपका बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है और जब वो कॉलेज से बाहर निकलता है ना, तो उसको पूरे इस एजुकेशन करियर में कहाँ पे सिखाया जाता है कि हेल्थ आपको कैसे बेटर करना है? शायद नहीं। तो हम कैसे कह दें कि हेल्थ इज वेल्थ? वेल्थ तो सिखाई नहीं रही। कारण क्या है? न्यूट्रिशनल इलिटरेसी। हमको नहीं पता कि क्या खाना है, कैसे खाना है, और क्यों खाना है, और कितना खाना है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दिस इज द करेंट सिनेरियो ऑफ मेंटल एंड बिहेवियरल हेल्थ। ठीक है ना? 3 से 5 साल के बच्चे, 6 से 11 और 12-17 साल के, इतने सारे, हर 10 में से 6 साल, हर 10 में से 6 बच्चे 12 से 17 साल के डिप्रेशन को सामना कर रहे हैं। शायद आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं और वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। डिप्रेशन का सामना कौन है? ये बच्चे आपके और हमारे ही है, बाहर के थोड़ी है। एंजाइटी, देखिए आप 12 से 17 साल के बच्चे, नंबर बढ़ गया। बिहेवियरल डिसऑर्डर, ये सारी चीजों का सामना वो कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ, अगर हम बात करें बच्चों की, तो ADHD, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर डिसऑर्डर, 9.8% बच्चों को है, मिलियंस में नंबर है ना। एंजाइटी, बिहेवियरल प्रॉब्लम, डिप्रेशन, लो कॉन्फिडेंस, स्टीम, इन सारी चीजों का सामना अभी मानसिक स्थिति पे बच्चे बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इमोशनल हेल्थ, ये फोटो को थोड़ा सा देख लीजिए, इसके बारे में बहुत ज्यादा कहना की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगा। और इस फोटो से कितने लोग एग्री करते हैं वो मुझे चैट में यस लिख के बताइए। चिल्ड्रंस आर द रिफ्लेक्शन ऑफ सराउंडिंग, बेसिकली। फोटो देखा आपने सबने? फोटो सबने देखा? चिल्ड्रन क्या है? मिरर। मदर की हेल्थ का मिरर बच्चे में आएगा। माँ की व्यवहार 100%, राइट राइट राइट। तो उसकी इमोशनल हेल्थ पूरे आपके माता पिता के व्यवहार पे डिपेंड होती है। राइट, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। रीजंस फॉर ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम, बेसिकली क्या क्या कारण हो सकते हैं या क्या क्या कारण हैं, उनमें से कुछ कारण यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं। इन कारण को हम समझ लेते हैं। आप गाड़ी चाहे यहाँ से कान पकड़े चाहे यहाँ से कान पकड़े, शुरुआत जब भी आपकी सेहत की होगी, चाहे आपके बच्चे की सेहत की होगी, सबसे पहले शुरुआत होगी लैक ऑफ न्यूट्रिशन इन द डाइट। आप में से बहुत पेरेंट्स को ऐसा लगता होगा कि आपके बच्चे की हेल्थ इसलिए खराब हो रही है कि ये मीठा खाता है कि नहीं, ये चिप्स खाता है, ये पिज्जा खाता है, इसलिए। ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि क्या खाना चाहिए वो नहीं खा रहे हैं। ये सब चीजें खा रहे हैं, क्वाइट ओके, ठीक है, क्योंकि इसमें भी है क्या, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, मैदा। आप मैदा खा रहे हो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके साथ फाइबर नहीं खा रहे हो उसमें प्रॉब्लम है। तो हम ये नहीं, आपको अगर मैं चाहता तो पहला लाइन ये लिख सकता था ना, कि हैविंग अ लॉट ऑफ फास्ट फूड इन द डाइट इज द मेजर रीजन ऑफ, है ना, सेहत खराब होने का, कि बाहर का खाना का। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहला कारण क्या है कि आपका बच्चा या कोई भी व्यक्ति जो खाना खा रहा है उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। आप हो सकता है आप बाहर का खाना भी उसको नहीं खिला रहे, लेकिन जो अच्छा खाना चाहिए वो भी नहीं है।
एक बच्चे को कंपैरेटिवली ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है एडल्ट से। आप मुझे बताइए, बड़ी सिंपल सी फिलोसफी है, मैं बहुत ज्यादा साइंटिफिक बात करने में बिलीव नहीं करता। आप जब एक घर बना रहे हो, आपका जब बिल्डिंग का नींव रख गया है, अब आपके घर बनाने के लिए ज्यादा ईंटें, ज्यादा सीमेंट, ज्यादा रेत की जरूरत है, या जब घर बन गया उसके बाद जरूरत है? 1 और 2 चैट में लिख के मुझे बताइए। जब आपने घर बनाना शुरू करा है, अभी फाउंडेशन आपने डाल दिया है, अब आपको ज्यादा मटेरियल की जरूरत है, ज्यादा ईंट, ज्यादा सीमेंट, या आपने घर बना लिया उसके बाद तो थोड़ा सा चाहिए मेंटेनेंस के लिए, है कि नहीं? तो अभी जो आपका बच्चा है वो ग्रोइंग स्टेट में है, अभी उसकी हाइट बढ़नी है, उसका मसल बढ़ना है, उसको ज्यादा कैल्शियम चाहिए, ज्यादा प्रोटीन चाहिए, ज्यादा विटामिन, जिंक, आयरन, ये सब चीजें चाहिए। लेकिन होता क्या, इसी समय पे सबसे कम हो जाता है। उसके भी कारण अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस ड्यूरेशन में कई बार लोग मेरे से बच्चों को शेक पिला सकते, अरे उनको पहले पिलाओ, आपकी तो कट गई, आपकी तो हो गई, अब बचा कितना है? किसी का 30 साल, किसी का 40 साल, किसी का इतना ही बचा होगा, है कि नहीं? उनका तो पूरा पड़ा है ना। तो सबसे पहला चैलेंज है लैक ऑफ न्यूट्रिशन इन द डाइट। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि शायद चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड हम ले रहे हैं। जब भी बच्चे को कुछ देते हैं तो उसके पीछे एक लेबल लगा होता है, उसको पढ़ते नहीं है, या तो हमको जानकारी नहीं है, या तो इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, तो आपको लगता है कि ये सोचने विचार नहीं है। ठीक है। सो मच ऑफ एक्स्ट्रा शुगर इन द डाइट। बहुत ज्यादा अगर बच्चे को मीठा दे रहे हैं। अब मुझे एक चीज बताइए आप सब लोग, जब बच्चा 2 साल का होता है, या जब एक्चुअली पैदा ही होता है, या आपने देखा कभी गाय का बच्चा पैदा होते हुए देखा है ना? तो गाय का बच्चा, गाय पैदा होने के बाद बछड़ा जो है गाय से दूध पीता है। तो आपने कभी ऐसा देखा है गाय कहती हो, अरे यार दूध तो मीठा ही नहीं है, थोड़ा सा शक्कर खा लेती हूँ तो दूध मीठा हो जाएगा? देखा है कभी ये चीज करते हो? तो फिर आप अपने बच्चे को जब दूध देते हो उसमें किस हिसाब से शक्कर मिलाते हो? मेरे को आज तक समझ में नहीं आया ये कंसेप्ट। गाय ने तो नहीं सोचा कभी, अरे यार इसको तो टेस्ट ही नहीं आएगा। नहीं नहीं, वो हमारा हमारा बछड़ा जो है ना, बिना शक्कर के दूध पीता ही नहीं है सर, उसको तो शक्कर मुझे खानी पड़ ये आपको किसने बताया कि जब बच्चे को, छोटे को दूध पिला रहे हो उसमें शक्कर डालनी पड़े? किसने बताया, किसने ये आपको? ये उन्होंने बताया जिसको शक्कर की खपत होने से फायदा होता है। अब जितना ज्यादा शुगर अपने बच्चे को देंगे, शुगर क्या करता है आपके दिमाग में, एक हैप्पी हार्मोन डोपामिन क्रिएट करता है कि नहीं? और वही डोपामिन जब बार बार क्रिएट नहीं होता, जब आप बार बार शक्कर देते हैं, तो वो इरिटेटिंग होता है। आपका बच्चा चिड़चिड़ाता है, गुस्सा ज्यादा करता है, सामान फेंकता है, ये कारण सिर्फ शक्कर है, बहुत बड़ा रीजन है शक्कर, शुगर, है ना? कम उम्र में अगर आपका बच्चा बड़ा दिखने लगा है, सल्फर उसका रीजन है जिससे शक्कर साफ होती है। शक्कर साफ होती है ना, सोच के देखो। शक्कर बन रही है गन्ने से, गन्ने से भी गुड़ बन रहा है जो बिल्कुल काला है, गन्ने से शक्कर बन रही है जो क्रिस्टल क्लियर है। तो ये सफेद हो कैसे गई? कैसे हो गई सफेद? ये तो काली थी। सल्फर, वो सल्फर की प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी एजिंग प्रोसेस को बढ़ा देता है। तो शुगर डालना बंद करिए। उसको नहीं पता शक्कर क्या होती है, उसको नहीं पता, 6-8 महीने के बच्चे को नहीं पता शक्कर क्या होती है, उसको नहीं पता नमक क्या होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। हायर डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स। आजकल के पेरेंट्स बहुत ज्यादा, हालांकि ये आगे हम बात करने वाले थे, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर पैम्परिंग हो गए। हो गए, छींक आई नहीं कि डॉक्टर क्या, लेकिन धूल में नहीं जाने देंगे, नीचे नहीं खेलने देंगे, घर में उसमें कोनों में वो लगा देंगे कि भाई इसको कहीं चोट ना लग जाए। आजकल आपको पता है मार्केट में क्या क्या आता है? पलंग पे से गिरता है तो सिर बचाने के लिए ओवर पैम्परिंग बोलते हैं इसको। आप लोगों के साथ ऐसा हुआ था क्या कभी? ऐसा करते थे आपके साथ? मुझे लगता है गिरे होगे तो उठाने भी नहीं आया होगा कोई। हाँ, चींटी मर गई, बढ़िया है, चींटी मर गई बस, कुछ नहीं, सॉरी बोल दो चींटी को। लेकिन आजकल के बच्चे आप देखते हैं क्या होता है, गलती किसकी है? बच्चे की, पेरेंट्स की? ठीक आए नहीं डॉक्टर के पास,
तो ये वो बच्चे के लिए नहीं कर रहे हैं, ये अपनी साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए कर रहे हैं कि अरे आई एम अ वेरी गुड पेरेंट। आई एम अ वेरी गुड पेरेंट। बच्चे बच्चे के लिए कुछ नहीं कर रहा कोई, वो अपनी साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए पूरा कर रहे हैं कि आई एम अ वेरी गुड पेरेंट। और जब हम कहते हैं कि हम बहुत अच्छे माता पिता हैं तो हमको एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि नहीं आती? उस फीलिंग को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। बच्चे को कोई मतलब नहीं है, उसको कुछ नहीं पता कौन डॉक्टर कौन दवाई कहाँ ले जा रहे हो। उसको तो ये पता कि मैं गिरा और मेरे को दर्द हुआ, 10 मिनट बाद ठीक हो गया, वो फिर खेलने लगेगा। साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करना। तो इसमें होता क्या है कि जब आप बहुत ज्यादा दवाइयां देते हैं, आजकल डॉक्टर्स भी मना करने लगे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा समझदार पेरेंट दुकान से जाकर एंटीबायोटिक चिपका देते हैं। एंटीबायोटिक्स का आपको काम पता है ना क्या होता है? स्वयं से कभी भी एंटीबायोटिक्स ना लें। बायोटिक आपके शरीर में जितनी सेल्स होती हैं करीब 1 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं, और अगर इसमें 10 का मल्टीप्लाई करें ना तो इतने सारे बायोटिक्स आपकी बॉडी में होते हैं। आपके शरीर को बनाने और बिगाड़ने में जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है ना, वो आपके बायोटिक्स का करता है। अच्छे बैक्टीरिया जितने ज्यादा पेट में होंगे आप उतना ज्यादा हेल्दी महसूस करेंगे, जितने खराब बैक्टीरिया आपकी बॉडी में उतने ज्यादा आप अनहेल्दी महसूस करेंगे। ठीक है ना? आपका पूरा व्यवहार, पूरा मूड इन सब चीजों पे जिस दिन पेट खराब होता है मूड खराब होता है। क्यों भाई? ये बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, इसलिए आपके मूड पे सीधा इंपैक्ट करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स का मतलब है, आप समझिए, एंटी बैड बायोटिक्स उसका मतलब नहीं है। उस दवाई का नाम एंटी बैड बायोटिक्स नहीं है, एंटीबायोटिक्स। वो अच्छे और खराब दोनों बैक्टीरिया को मारेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि खराब बैक्टीरिया अपने आप दोबारा बन जाते हैं, अच्छे बैक्टीरिया दोबारा धीरे बनते हैं। चैलेंज सिर्फ इतना सा है। ठीक है? तो छोटी छोटी बातों के लिए एंटीबायोटिक्स के पीछे ना भागें, जरूरत पड़ने पे ही दें। बैड पेरेंट्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। किसी भी माँ बाप की अगर सेहत खराब है, ठीक है ना, तो उनके बच्चों की सेहत खराब होना बाय डिफॉल्ट, बहुत बाय डिफॉल्ट होगा। ये जेनेटिक्स के कारण नहीं होगा, है ना? ये किस चीज के कारण होगा? आपके लाइफस्टाइल को बच्चा कॉपी करेगा। इट इज नॉट अबाउट जेनेटिक्स। और फिर जब आपका बच्चा इस चीज को कॉपी करेगा तो उसको हो जाएगा, तो फिर आप जेनेटिक्स का नाम दे देंगे। जेनेटिक्स का परसेंट सिर्फ 30% है। जो भी साइंस कहती है कि इसको, इस 30% को भी अच्छी जीवन शैली को कवर करके 70% तक कवर किया जा सकता है। ठीक है? तो अगर पेरेंट्स, अगर आप अपने बच्चे की हेल्थ को सुधारना चाहते हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, प्रयास करना ही छोड़ दीजिए। सबसे पहले अपनी हेल्थ पे फोकस करिए। बाय डिफॉल्ट अभी मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस से पिलाऊंगा जिन्होंने बच्चों पे काम ही नहीं किया, लेकिन बच्चे पूरे बदल चुके हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी हेल्थ पे काम किया है। हमारे यहाँ की माओ की समस्या तो ये बच्चे को दूध पिलाती हैं, खुद नहीं पीती हैं। न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली एक बहुत बड़ा रीजन है। देखिए क्या है ना, जीवन का एक साइकिल है, इसको समझिए। अब स्थिति को हम बदल नहीं सकते, लेकिन समझना हमको बहुत जरूरी है। आजकल बहुत लोग न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहे हैं और अमेरिका के लोग ज्वाइंट फैमिली की तरफ आ रहे हैं। है कि नहीं? तो इसको समझो। सपोज करिए ये ग्रैंड पेरेंट है, ये आप हैं और ये आपके बच्चे हैं। हम इसको थोड़ा सा व्यवस्थित समझते हैं। आप लोग मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं, हालांकि मेरे को अधिकार नहीं है आपको ये समझाने का, लेकिन चूंकि मुझे मौका मिला है सिर्फ इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है इन सब चीजों का। ये आपके ग्रैंड पेरेंट है, ये आप हैं, मदर एंड फादर, एंड ये हैं आपके बच्चे। अब ये वाली जो कैटेगरी है ना, ये सपोज करते हैं ये बंदा ज्यादा से ज्यादा 30 साल का रहा होगा। ये दोनों कपल जब बच्चे हो जाते हैं, एग्री करते हैं आप लोग? है ना? 30 साल में हो ही जाते हैं बच्चे, 1 या 2 लगभग लगभग, दिस इज द राइट एज। ठीक है? बिल्कुल। 30 साल में सपोज करते हैं 2 बच्चे आपके हो गए। अब सपोज मेरी उम्र आज 25 से 30 है, ठीक है? ये मेरे लिए पीक टाइम है, पीक मेरे करियर को बनाने का। समझ पा रहे हैं आप लोग? मेरे करियर को बनाने का ये पीक टाइम है, क्योंकि 35-40 के बाद उतनी इफिशियंसी आपके पास बचती नहीं। अब पहले के कल्चर में ज्वाइंट फैमिलीज ना भी होती, क्योंकि महिलाएं उतनी समाज में एक्टिव तो बहुत थी, फाइनेंशियल रूप से एक्टिव उतनी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज महिलाएं भी उतनी एक्टिव है। ठीक है ना?
तो जब ये दोनों लोग अपने फाइनेंस को बना रहे हैं तो इनका ध्यान कौन रखेगा? तो इनका ध्यान रखने के लिए ये वाली साइकिल चलती है। ये जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, ये इनका ध्यान रखते हैं और ये इनको संस्कार, शिक्षा, सही गलत की चीजें बताते हैं। क्योंकि आप टेक्निकली जो फाइनेंस बना रहे हैं अपने लिए नहीं बना रहे हैं। अब 30 साल के बाद जो व्यक्ति फाइनेंस बना रहा है वो भी इनके लिए बना रहा है। तो आपके पास भी एक इमोशनल टच है कि आगे अगर मैंने आज काम नहीं किया तो इनके फ्यूचर में क्या होगा, और करेंगे तो वर्तमान खराब होगा, नहीं करेंगे तो फ्यूचर खराब होगा, और करेंगे तो वर्तमान खराब होगा। तो इस सिचुएशन में ये वाला जो रोल प्ले करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स या आपकी फैमिली में कोई और लोग, ये यहाँ पर आपको सपोर्ट करते हैं। और यही रोल आपको प्ले करना है। जब इनके बच्चे हो जाएंगे तो ये रोल आप पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हो क्या रहा है, ये बीच वाली कड़ी टूट गई है, लेकिन अब वो जो बंदा है वो परेशान है। कमाऊं के ध्यान दूं, कमाने जाता हूं तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, तो ध्यान देता हूं तो इनकी नीड्स पूरी नहीं हो पाती। तो बच्चे की सेहत वर्तमान तो खराब हो ही रहा है, आपकी हेल्थ भी खराब हो रही है। अब आपकी हेल्थ खराब हो रही है तो आप अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड रख के सोच रहे हैं कि यार मैं इस बच्चे के लिए सुबह से शाम तक लगा रहा हूं और यही मेरे पे चिड़चिड़ा रहा है। क्योंकि हो सकता है आपके हिसाब से अभी की जरूरत पैसा है शायद, लेकिन आपके बच्चे के हिसाब से उसकी अभी की जरूरत पैसा नहीं है, उसकी जरूरत है इमोशनल टच। हर एक समय पे एक चीज के महत्वता होती है। 80 साल पे आपको 10 करोड़ रुपए में दे दूं, कोई मतलब क्यों? तो मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा? 10 साल के बच्चे को 10 करोड़ दे दो, वो पता ही नहीं। हर चीज की एक समय पे महत्वता होती है। तो न्यूक्लियर फैमिली एक बहुत बड़ा कारण है आज के समय पे बच्चों की हेल्थ खराब होने का। रॉन्ग पेरेंटिंग, गलत पेरेंटिंग करना। प्रॉब्लम क्या है, जब हम गलत पेरेंटिंग करते हैं तो गलत पेरेंटिंग का एक बहुत बढ़िया उदाहरण मैं आपको एक लाइन में समझाता हूँ। वो माँ बाप जो ये सोच रखते हैं कि जो तकलीफें मुझे हुई वो मेरे बच्चों को नहीं होने दूंगा, इज अ गलत पेरेंटिंग। बस इतनी सी आप बात समझ लीजिए। अगर आपके दिमाग में है ना, आपका ध्यान होना चाहिए कि जो तकलीफ मुझे हुई ये मैं अपने माँ बाप को नहीं होने दूंगा। समझिए इस बात को, शायद ये सीखने को ना मिले, ना कोई सिखाए। मतलब मुझे भी नहीं पता मेरे दिमाग में कैसे आया। हो सकता है ईश्वर मैसेज आपके पास तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। जो माँ बाप ये ख्याल रखे हैं कि जो तकलीफ मुझे हुई वो मेरे बच्चों को नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपने बच्चे के वो काटने वाले दांत ही निकाल लिए। अब कुछ नहीं हो सकता उसका, वो बन गया कमजोर। तो थॉट क्या होना चाहिए, जो तकलीफ आज तक आपके कमाने और आपके फाइनेंस को डेवलप करने के बाद आपने डेवलप कर लिया है, तो जो तकलीफ आज तक आपके माँ बाप ने झेली है, आज के बाद वो तकलीफ उनको नहीं होनी चाहिए, और जो तकलीफ मैंने झेली है इससे 2 गुना तकलीफ मेरे बच्चों को होनी चाहिए। तो जितने मजबूत आप बने हैं उससे 2 गुना मजबूत आपका बच्चा बने। और वही जब आप बूढ़े होंगे तो यही थॉट उसके दिमाग में भी होगा कि जो तकलीफ मैंने देखी है वो तकलीफ मेरे माँ बाप नहीं देखेंगे, और जो मैंने उससे 2 गुना ज्यादा मेरे बच्चों को मैं दिखाऊंगा। दैट इज वाई आज आप देखेंगे कि जो पेरेंट्स हैं वो 30 साल के बच्चों के लिए जाके अपने माँ बाप को छोड़ के उनके ध्यान में लगे हुए हैं। तो आपके साथ भी तो यही होता है, वो देख रहे हैं। हमने ऐसा नहीं देखा, हम ऐसा नहीं करते। अगर आप जो दिखाएंगे वो उनको दिखेगा। तो बैड पेरेंटिंग इज अ वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। जो आप दिखाएंगे वो सीखेगा। न्यूट्रिशनल लिटरेसी, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ओवर पैम्परिंग, ओवर प्रोटेक्शन क्या मतलब है? थाली लेके बच्चे के पीछे दौड़ना। एक बात मुझे बताइए, जब बच्चा पैदा होता है 1 दिन का होता है, उसको भूख लगती है, उसको पता है मेरे को दूध कैसे पीना है, उसको पता है ना दूध कैसे पीना है ना? जब बच्चा 1 दिन का होता है उसको पता है कि मेरे को दूध कैसे पीना है। आप 4 साल के पीछे बच्चे के पीछे थाली लेके घूम रहे हैं। भोजन एक जरूरत है, इच्छा नहीं है। भोजन एक जरूरत है, आप चाहो वो नहीं चाहो वो खाएगा, है ना? क्यों कर रहे हो ऐसा, है ना? क्योंकि टीवी पे कुछ नाटक आए, जब से बच्चों का नाम डुग्गू हुआ है तो मेरे जब से बच्चों का नाम डुग्गू, नैतिक, इस तरीके से जब से बच्चों के नाम टीवी पे देख के रखा रहा है, तब से बच्चे हो भी वैसे ही रहे। ठीक है ना? याद करो अपने बच्चे जब ये 4 साल के थे, किसी घर में पत्थर फेंक के आ जाते थे। अभी कुत्ता भौंक दे बच्चे को तो मम्मी की गोदी में जाके छुप जाए, निकले ना 4 दिन तक।
ओवर पैम्परिंग मत करिए। ऐसा बच्चों को खराब करना है तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। ये बच्चे जब 22-22 साल के हो जाते हैं ना, भूखे घूमते रहते दिन भर, को खाना बनाना नहीं आता है कि नहीं। तो मत करिए। भूख नहीं लग रही, खाना रख दीजिए, 6 घंटे नहीं खाएगा, 8 घंटे नहीं खाएगा, 10 घंटे नहीं खाएगा, फिर तो खाएगा। क्योंकि शरीर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी पहली नीड है अपने आप को एनर्जी देना। आप कुछ भी करो वो खाएगा, सड़ा भी खाएगा, लेकिन खाएगा। तो ये अच्छे माता पिता बनने की कोशिश मत करिए। थाली और एक चीज और बोलते हैं, सर वो हमारा बच्चा लौकी नहीं खाता सर। अरे मैडम, उसको यही नहीं पता कि लौकी क्या होती है, भिंडी क्या, अभी सिर्फ उसने स्पेलिंग सीखी है ना, उसको नहीं पता। या आपको नहीं पसंद तो आप अपना थॉट उसके सामने डाल रहे हो हैं। गाय का बच्चा बोलता है कभी मैं इसके पत्ते नहीं खाऊंगा, इसके खाऊंगा, इसके भूख लगती है सब खाता है, सीधी सी बात। तो ये आपका थॉट है। कुछ लोगों को हम डाइनो यहाँ पे भेजते हैं बच्चों को, 2 साल का बच्चा, वो कहता है कि मदर बोलती है सर इसको चॉकलेट पसंद नहीं, सर इसको स्ट्रॉबेरी पसंद है। बच्चा कितने साल का आपका? सर 2.5 साल का। उसको पता है चॉकलेट क्या होता है, स्ट्रॉबेरी क्या होता है ना। तो ये नाटकबाजी बंद करना पड़ेगी। और ये कौन कर रहा है? ये हम कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? हम टीवी पे देख रहे हैं। हम अगर ये चीजें टीवी पे नहीं देखेंगे तो हम ऐसा करेंगे नहीं। हम ऐसा करेंगे नहीं तो इन सब चीजों को करने के लिए जो मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं वो हम खरीदेंगे नहीं। और हम खरीदेंगे नहीं तो वो जो एक बहुत बड़ा बिजनेस चिल्ड्रन इंडस्ट्री जो सेट है वो नहीं डेवलप हो पाएगी। समझ रहे हो ना। ऐसा करना बंद कर दीजिए। थाली लेके बिल्कुल मत पीछे घूमिए। कोई भी चीज उनके लिए आसान मत बनाइए, है ना। बहुत ज्यादा चीजें उनके लिए आसान बन रही, इसीलिए दिक्कतें हो रही। चीजों को टफ बनाइए थोड़ा सा। कंपटीशन की भावना, मतलब चैलेंजिंग भावना लाइए उनके अंदर। कोई भी चीज जब टफ बनाए तो उनके अंदर एक चैलेंजिंग की भावना लेके आइए कि फ्यूचर के लिए आपको प्रिपेयर होना है। अब ये 3 चीजें जो हैं, ये लास्ट की 4 चीजें, ये पेरेंट्स को बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। ओवरलोड योर एक्सपेक्टेशंस ऑन योर चाइल्ड। थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है लेकिन शायद आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले, है ना। आपके घर पोस्टमैन आता है डिलीवरी करने चिट्ठी की, आता है। तो पोस्टमैन अगर ये बोले कि ये चिट्ठी मेरी है, तो ये बात कहाँ तक सही होगी? बिल्कुल डबल से स्वाद नहीं आता उनको कुछ। तो पोस्टमैन अगर बोले कि चिट्ठी मेरी है, मैं इसे खोलने नहीं दूंगा, तो आप क्या बोलोगे उसको? भाई तुम डिलीवरी बॉय हो, तुम्हारा काम पहुंचाना था, तुम्हारा इस पर अधिकार नहीं। हम लोग गलती ये कर रहे हैं। जब आपका और मेरा बच्चा इस दुनिया में आता है तो बेसिकली हम उसकी डिलीवरी कर रहे हैं इस दुनिया में। आपका काम क्या है? उसकी पेरेंटिंग करना। अपनी एक्सपेक्टेशंस का लोड उस पर नहीं डाल देना कि मैं जो नहीं कर पाया वो मेरा बच्चा करेगा। अरे नहीं करेगा भाई, क्यों करेगा आपका बच्चा? दिक्कत कहाँ है? दिक्कत एक्सपेक्टेशंस में ही तो है। हाँ? अरे सर हम उसके लिए इतना करते हैं, तो आपके पेरेंट्स ने भी किया है। वो इसलिए नहीं करा, वो इसलिए करा है कि इस दुनिया को हमको चलाना है, ठीक है ना। तो जब माँ बाप अपनी एक्सपेक्टेशंस का लोड उनके ऊपर डाल देते हैं, उस दिन से समस्याएं होना शुरू हो जाती हैं। आप व्यक्ति को समझदार बनाइए, है ना, इंटेलिजेंट मत बनाइए। इंटेलिजेंट तो व्यक्ति अपने आप बनेगा, समझदार नहीं बन पाता, है ना। तो आपने और मैंने उस बच्चे को डिलीवर किया, हमारा बहुत ज्यादा अधिकार नहीं है उस पर, उसके जीवन पे। ये एक्सपेक्टेशंस को जितने जल्दी खत्म कर लें उतना ज्यादा बेहतर होगा आप सभी के लिए। कंपैरिजन, बात बात पे अनजाने रूप से भारत का समाज तो है ही, वर्मा जी का बेटा, शर्मा जी का बेटा और फलाने का बेटा, और ये तो ये सब मत करें। 2 बच्चों में भी ना करें, है कि नहीं। खुद से भी उसको कंपेयर ना करें, है ना। लेट देम बी, है ना। लेट देम लिव द लाइफ। उनको इसके हिसाब से जीवन जीने दें। आप पाएंगे कि बहुत ही समझदार आपका बच्चा बनेगा। एक चीज समझिएगा ना, ये हालांकि यहाँ पर और हर रिलेशनशिप में काम आएगी हम सबको, केयरिंग और कंट्रोलिंग, इसमें बहुत बारीक लाइन का फर्क होता है। कई बार हस्बैंड सोचता है वाइफ की वो केयर कर रहा है, और कई बार वाइफ सोचती है हस्बैंड की वो केयर कर रही है, और धीरे धीरे करके वो कब कंट्रोलिंग हो जाती है ना, पता नहीं चलता। नो वन वांट्स टू बी कंट्रोल, नो वन। इस बारीक लाइन को मेंटेन करते रहें तो ज्यादा ठीक रहेगा।
हम हमेशा बच्चों को बोलते हैं कि क्या नहीं करना है, यू ऑलवेज टेल देम व्हाट नॉट टू डू, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, तो क्या करे, ऐसे बैठ जाए? हाँ, आप अपनी कम्युनिकेशन चेक करिए ना, आप कभी बोलते हैं उसको ये करिए? 90% ऑफ द टाइम वी ऑलवेज टेल डोंट डू, डोंट डू, डोंट डू। 21 साल तक वो इतनी बार सुन लेता है मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, ये जो चीजें करनी भी होती है ना वो भी नहीं करता है फिर। तो मत करो से ज्यादा बेहतर है उनको बताओ कि क्या करें, क्योंकि वो एक हाइपर एनर्जेटिक मशीन है उस समय पे, इसके अंदर एनर्जी है, और अगर वो यूज नहीं होगी तो चैलेंज हो सकता है। तो आप उनको क्या नहीं करना है इससे बढ़िया उनको बताएं कि क्या करना है। लास्ट में कुछ मेरे पर्सनल पॉइंट जो है वो आपको बताऊंगा, आपको ठीक लगे तो आप वो करवा सकते हैं। डोंट डू क्या मत करो, क्योंकि वो नहीं मानेगा, लेकिन उसकी जगह पर आप ये बोलेंगे कि ये करो तो वो डेफिनेटली मानेगा, क्योंकि उसको ना उसमें मजा आ रहा है ना उसमें मजा आ रहा है। बच्चे को सिर्फ क्यूरियोसिटी है, ये करके देखना है कि इसमें क्या होता है उसमें क्या होता है। तो अगर आपने इससे ज्यादा मजा किसी और चीज में, अगर आपने मोबाइल से ज्यादा मजा उसको क्रिकेट में लगा दिया या कोई ऐसी एक्टिविटी में लगा दिया, तो वो हाथ नहीं लगाएगा फोन को, क्योंकि ना उसको फोन से मतलब है ना क्रिकेट से, उसको अपनी एनर्जी कंज्यूम करने से मतलब है। जो जहां ज्यादा होगी वहां वो एक्शन एक्शन लेने वाला है ना। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती है, उन पे बात करेंगे तो बहुत समय निकल जाने वाला है। मैं कुछ लोगों से एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा उनके, कि जो प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं ये वाकई में रियलिटी है या सिर्फ बातों के स्तर पर है, या आपने इस परिवार में आने के बाद कुछ ऐसे परिवर्तन अपने बच्चों के अंदर देखे, जब हमने उनका न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ ठीक किया, आपने अपना बिहेवियरल चेंजेस लेके आए, अपने आप को आइडियल बनाया, तो आपके बच्चों के अंदर कैसे परिवर्तन आए, वो सारे लोग अपना एड्रेस करेंगे। जितने लोगों के घर पे डायनो शेक यूज करा जाता है वो सारे लोग भी अपना एड्रेस करेंगे, ताकि आपको एक्सपीरियंस जान सके। बढ़िया। तो सबसे पहले हम नताशा जी से उनके एक्सपीरियंस जानेंगे, उनके बच्चे का एक्सपीरियंस, कि क्या एक्सपीरियंस रहा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग। सर मेरी दो डॉटर है, एक 15 इयर्स की है और एक 8 इयर्स की है। मैंने दोनों को देना शुरू किया, छोटी वाली को डायनो शेक देना शुरू किया और बड़ी वाली को अपनी जो न्यूट्रिशन है वो देना शुरू किया। और मैंने दोनों में मतलब बहुत, शायद मुझसे ज्यादा चेंजेस मेरे बच्चों में मैंने देखा है। मेरी छोटी वाली बेटी है, वो स्केटिंग के लिए जाती है, बट सर जब वो स्टार्टिंग में जाया करती थी तो वो थक गई, मतलब उसे इंटरेस्ट भी है, करना भी है, और वो थक गई भी वो करती थी, क्योंकि वो कुछ खाना नहीं खाती थी तो उसको वो एनर्जी भी नहीं मिल पा रही थी। और जब से मैंने डायनो शेक देना शुरू किया उसको, वो कभी नहीं कहती है कि हाँ मैं थक गई। क्या एज है बेटी के आपके? 8 इयर्स। आपको याद है आपने जब 8 साल की रही हो कभी बोला होगा मैं थक गई? नहीं, क्योंकि सर मतलब हमारे टाइम वो फिजिकल एक्टिविटी हमें मिलती थी, और आज की डेट में वो बच्चे स्टार्टिंग में वो मोबाइल लेके बैठ जाया करते थे, तो इसलिए वो शायद वो उतना उनको एनर्जी अपना यूज करने का मौका नहीं मिला, और जब मिला तो वो चेंज हो गया कि मैं थक गई। बट आज की एज में वो 8 इयर्स में सर वो मतलब नेशनल इंटरनेशनल एमपी, अभी हम सर 10th को हम इंदौर जा रहे हैं उसको लेकर के, वो एमपी चैंपियनशिप की उसकी स्केटिंग की कंपटीशन है। एट द एज ऑफ 8 मैं खुद सरप्राइज होती हूँ कि उसको करना भी होता था, और फिर अब वो खुद ही कहती है कि नहीं मम्मा मुझे कंपटीशन में जाना है, नहीं मम्मा मुझे कंपटीशन में जाना है। मैं कहती हूँ नहीं अब तुम पढ़ाई देखो बहुत हो गया, नहीं मम्मा मुझे जाना है, मम्मा मुझे जाना है। तो मतलब उसकी जो एक्साइटमेंट होती है उससे मुझे भी फील होता है कि नहीं चलो ठीक है मैं उसको इस ट्रैक पे लेके चलती हूँ। एजुकेशन तो एक अलग बात है, लेकिन चलो ठीक है ये भी जरूरी है। अच्छा और से नताशा जब वो जी, रिंग। ये मुझे बताइए थोड़ा सा, कि जैसे उसको ये सब चीजें करना थी, है ना, मन था, हम तो आप और मैं तो बोल नहीं रहे हैं, उसके अंदर से इच्छा है, और जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्थ के कारण वो नहीं कर पाती, है ना। तो आपको नहीं लगता उसकी इंटरनल सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है, जो फ्यूचर बिल्कुल में सर। नुकसानदायक और हो फिर सकता सर, था? हाँ बिल्कुल। और सर एक मैंने अपनी नोटिस किया वो जो एक स्टेज कॉन्फिडेंस, जैसे हमें कभी वो चीज मौका नहीं मिला। अब जब हम ये क्लास कर रहे हैं तो हमें एक वो अंदर से एक बोलने की जो चेंजेस मिली, मतलब हमें पहले 4 लोगों के बीच जो बोलने में हम शर्माया करते थे, आज की डेट में मैं वो अपने बच्चों में नहीं देख रही। वो बिंदास होके कुछ भी बोल रहे हैं। तो वो एक चेंज भी मैंने देखा कि उनमें वो कॉन्फिडेंस भी आई है मेरे बच्चों में, कि हाँ वो पब्लिकली 4 लोगों के बीच खड़े होके वो कुछ बोल सकते हैं। क्या? ये चीज भी कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो मेरे बच्चे जब बाहर जा रहे हैं तो वो बहुत सराउंडिंग, वो बहुत सारी चेंज, मतलब बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं।
तो वो चीज गेन भी कर रहे कि हाँ मुझे कैसे रहना है, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये चीज भी मेरे लिए बहुत कुछ अच्छी है। हार्मोनल चेंजेस भी आए हैं? हाँ, मेरी बड़ी वाली का मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी सर। उसकी पीरियड्स को लेकर के, जब वो 2-2.5 साल पहले से, जब से उसे पीरियड शुरू हुए, तो वो उसकी जो साइकिल हुआ करती थी वो सर 20 to 20, मतलब 20 to 22 डेज उसके वो पीरियड्स चलते ही रहते थे, उसे ब्लीडिंग हुआ ही करती थी। 22 दिन तक तो पीरियड्स चलते थे? चलते थे। एज और कितनी थी? फिर वापस सर 14-15 की 14 वो ईयर्स अभी है। की, 14 साल की उम्र में 22 दिन ब्लड शरीर से बाहर जा रहा है? हाँ। और सर जब मैंने इसकी ट्रीटमेंट कराई तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि नॉर्मल है, जब स्टार्टिंग में ऐसा होता है। और फिर 6 महीने सर मैंने उसको वो हॉर्मोन्स की दवा दी, तो फिर भी कुछ ये नहीं रहा। और जब से फिर ऐसा हुआ कि उसको होमोग्लोबिन भी कम हो गई, फिर मतलब डॉक्टर्स का ऐसा रहा कि अब उसको ब्लड चढ़ाना है। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे सर, उसकी होमोग्लोबिन 4.8 हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, अब तो इसे ब्लड चढ़ाना ही है। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा वो उस चीज को लेके एग्री नहीं थे कि पता नहीं किसकी ब्लड होगी, कैसी होगी, मैं नहीं करवाऊंगा। ये आपको तो थोड़ा फिर डरावना नहीं लगता कि 14 साल की एज में बच्ची का होमोग्लोबिन 4.8 आ जाना? बहुत सर, मतलब हम लोगों की रात की नींद उड़ गई थी कि पता नहीं हम क्या करें। फिर जब जी, मैंने इसको ये 4.8 हीमोग्लोबिन जो मैं समझता हूँ, है ना, ये अच्छा नहीं, इसको रिस्क सर उसकी बोलते हैं। सर उसकी पूरी स्किन, मतलब जैसे हमारी स्किन थोड़ी रेडिश या पिंकिश जैसी लगती है ना, उसकी बिल्कुल वाइट हो गई थी। मतलब पता नहीं, मतलब बिल्कुल वाइट, जैसे उसके लिप्स वगैरह बिल्कुल वाइट दिखने लगे थे। फिर डॉक्टर ने बोला कि ये बहुत रिस्क है, मतलब इसको तो ब्लड चढ़ाना ही पड़ेगा। मैंने 2-3 डॉक्टर से रेफर किया, सबने बोला। बट सर मैंने उसको शेक देना शुरू किया, मल्टीविटामिन देनी शुरू की। विद इन 1 वीक, आप बिलीव नहीं करोगे सर, विद इन 1 वीक उसकी होमोग्लोबिन 7.8 हो गई। क्या बात है! एक बार और जोरदार फिर तालियां हो जाए। और फिर सर विद इन 1 मंथ उसकी होमोग्लोबिन 12 हो गई। हालांकि मेडिसिन भी चले, मैंने अपना हाँ। शेक भी देना शुरू किया, मल्टीविटामिन भी दी, डॉक्टर्स की तरफ से इंजेक्शन जो भी होता उनका प्रोसेस उन्होंने वो किया। लेकिन मैंने अपना शेक भी देना शुरू किया, और आज की डेट में सर उसकी होमोग्लोबिन 13 है। और दूसरी सबसे बड़ी चेंजेस जो उसकी, वो जो 20 to 22 डेज जो उसकी ब्लीडिंग हुआ करती थी, आज की डेट में वो 3 डेज हो गई। क्या जिसका मैंने बात! मेडिसिन तक नहीं लिया, जिसके लिए मैंने मेडिसिन तक नहीं लिया, और वो सिर्फ शेक की वजह से वो 3 डेज में कन्वर्ट हो गई। सर मैंने दोनों बच्चों में मुझसे ज्यादा चेंजेस मैंने देखे हैं। ब्यूटीफुल। ये तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ तो ताकत है ना ऊपर। मार्चियो साहब, अमेजिंग न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने निर्णय लिया उसके लिए। अब आप सोचो कि अगर आप निर्णय नहीं लेती और कहानी चलती रहती, तो ना सिर्फ आपकी आपकी बच्ची जो 8 साल में थकान हो रही है, 14 साल में उसका 4 पॉइंट हीमोग्लोबिन है, और आप 2 4 5 साल ऐसे ही चलने देती, तो क्या हो सकता था? चलिए सर, पता नहीं क्या होता। मेरी छोटी वाली के लिए मैं बोलूंगी सर, जब वो रिंग पे जाती है तो मतलब 1 घंटे उसके वार्म अप, एक्सरसाइज, स्केटिंग, मतलब 2.5 घंटे तो आप मान के चलो कि वो रिंग पे रहती है। फिर वो मतलब उसको एक्साइटमेंट थी कि मुझे करना है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा होता था कि मम्मा मेरे पैर बहुत दुख रहे, मम्मा मेरे पैर बहुत दुख रहे। और जब से मैंने शेक देना मतलब डायनो शेक देना शुरू किया है, मुझे नहीं याद है कि मैंने वो उसने कभी बोला कि अरे थक गई, अरे थक गई, अरे थक गई है। मतलब वो बच्चे मेरे घर नहीं आना चाहते हैं। अरे नहीं, मैं वहीं ठीक हूँ, अच्छा आती हूँ ना, अच्छा आती हूँ ना, वो चीज है। तो लोगों के बच्चे मोबाइल छोड़ के बाहर नहीं जाते हैं। क्या बात है। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस अमेजिंग एक्सपीरियंस। एंड मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, हमारा तो हो गया, बच्चों का देखिए। क्योंकि आपने कभी ना कभी असली देसी घी खाया है, अच्छा खाना घर पे खाया है, अच्छा दूध खाया है, उन्होंने नहीं खाया है। ठीक है ना? तो एक एक्सपीरियंस, अच्छा मैं पूछ, आप में से कोई किसी का बच्चे का एक्सपीरियंस ऐसा है कि जो पहले बहुत चिड़चिड़ाते थे या इरिटेबल होते थे, खाना खाने में गड़बड़ करते थे, और अभी वो ठीक से खा रहे हैं? हाथ उठा के मुझे बताइए थोड़ा सा ऐसे, तो हम आपसे जानेंगे। सुनीता जी, प्रभा जी, बहुत बढ़िया। प्रभा जी थोड़ा सा आप बताइए समय को देखते हुए। जी प्रभा जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हाँ सर, मेरी भी 2 बेटियां हैं। एक 8 इयर्स की है और एक 10 इयर्स की। और दोनों डाइनो पीते हैं। हाँ। पहले ये होता था कि जो छोटी गुड़िया को बताना चाहूंगी, छोटी गुड़िया उसके मतलब प्रतिदिन पैरों में मतलब जो नसें
उठकर ही मतलब उसको दर्द स्टार्ट हो जाता था और उसी समय तेल लगाना पड़ता था और मतलब रात में वो रात भर सो नहीं पाती। ज्यादा इन्हें परेशानी मेरे को भी होती थी और बच्ची को भी होती थी। हालांकि उसके लिए भी मेडिसिन मंगाए हमने, लेकिन कोई उतना रिजल्ट नहीं मिल पाया। फिर मैं जब यहाँ ज्वाइन हुई और मैंने रिजल्ट पाया 3 माह में, तो लगा कि मुझे डायनो मंगाना चाहिए। और जब मैंने ये मंगाया और जब डायनो देना स्टार्ट किया, तो उसका जो नसों का दर्द है वो अब दर्द नहीं देता है। इन्हें क्या वो रात में एज जब क्या उठ थी जाती आपकी थी। बेटी की? बेटी की एज 8 ईयर्स है सर, 8 वर्ष की। 8 साल। हाँ, और शुरू से ही बस वो थोड़ा भी खेलने गई यानी उसकी नसों में दर्द हो गई और वो इतनी परेशान हो जाती थी कि रात भर सो नहीं पाती थी, बहुत रोती थी। और उसके बराबर मुझे भी इन्हें जागना पड़ता था, उसके लिए इन्हें रात भर तेल लगाओ या फिर टॉनिक भी मंगाते थे पिए, मतलब डॉक्टर के सजेशन से, बट रिजल्ट नहीं मिल पाया था। और फिर यहाँ जब मैं उनको डायनो देना स्टार्ट की तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है। अभी उसके पैरों में कोई दर्द नहीं होता है, नसें दर्द नहीं देती। और बड़ी गुड़िया जो थी उसका बस कुछ दिनों में ही मतलब बुखार आ जाना, कहीं अगर गई है या खेलने गई है तो फिर सर्दी जुकाम और बुखार स्टार्ट हो जाता था। कहीं जैसे पानी में गए बरसात में, तो इस वर्ष बरसात में भीगे भी तो ऐसे सर्दी जुकाम या बुखार बार बार नहीं आया उनको। यानी बहुत अच्छा रिजल्ट है। और जो चिड़चिड़ापन की बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा। और खाने में जो बड़ी गुड़िया है वो खाना इन्हें उतनी इंटरेस्ट से नहीं खाती थी, बट वो खाना है वो अच्छा हुआ है, डाइजेशन भी अच्छा हुआ है और जो चिड़चिड़ापन कम हुआ है उनका और एनर्जेटिक फील करते हैं और अच्छे से खेलते हैं अभी। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत सारे अनुभव हैं, धीरे धीरे करके हम सब लोगों से अनुभव जानेंगे। आप सभी लोगों ने जो डायनो दे रहे हैं, अपना हैंड रेस किया है, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। कल हम उसके बारे में और एक्सपीरियंस समझेंगे, व्हाट इज द सॉल्यूशन ना, समाधान क्या हो सकते हैं। समय का ध्यान रखते हुए हमको कंप्लीट इसका करना है। देखिए, रिजल्ट सबके अलग अलग होते हैं। हम किसी भी दवाई को बंद करने का या बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते, सबके एक्सपीरियंस अपने अपने पर्सनल है। बट सिंपल सी चीज एक समझना है हमको कि जब कोई पेड़ बड़ा होता है और उस पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं, पेड़ सूख नहीं पा रहा है, तो क्या आप उसको दवाई डालेंगे कि उसको खाद डालेंगे? ये कॉमन सेंस है। हाँ, दवाई भी डालेंगे, लेकिन कब? उसकी स्थिति अलग। अगर आपके बच्चों को इन्फेक्शियस प्रॉब्लम हो गई है या दूसरी चीजों की प्रॉब्लम हो गई तो उसके लिए डॉक्टर, लेकिन ग्रोथ अगर नहीं हो पा रही तो उसके लिए आपको खाद पानी डालना पड़ेगा। लास्ट 5 मिनट में सॉल्यूशन समझ लेते हैं। चिल्ड्रंस को ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है बड़ों से, तो उनके क्योंकि उनकी बॉडी ग्रो हो रही है, तो सबसे पहले उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करें। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करने से पहले ये जाने कि उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी, एक्चुअल में क्या है, सही सोर्स क्या होंगे, ऑथेंटिक सोर्स क्या होंगे, देन उसके बाद पूरा रिसर्च करके उनको देना शुरू करिए। उनको इंटरेस्टेड बनाइए खाने पीने के लिए, फोर्स मत करिए। डोंट ओवर पैम्पर, ज़्यादा ओवर पैम्परिंग मत करिए। लेट देम ईट, उनको खुद खाने दें। अपने घर के लिए एक रूल बुक बनाएं, ना कि सिर्फ बच्चों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा रात के 2 बजे तक फोन ना चलाए, तो आप भी अपने पास फोन रख के ना सोएं, ठीक है ना। रूल बनाइए कि 9 बजे के बाद सब लोगों के फोन यहाँ पर आ जाएंगे, सबके। ऐसा नहीं कि मैं तो काम कर रही हूँ। अरे वो काम नहीं समझती, वो समझती ये मोबाइल चला रहा है तो हम भी चलाएंगे। रूल बुक बनाए फैमिली के लिए ना, कि ये करना है तो सबको करना है। 6 बजे उठना है तो सबको उठना है, सिर्फ बच्चों को नहीं। ऐसा नहीं कि बच्चे को 7 बजे स्कूल जाना है तो 6 बजे उठा रहे हो, पिताजी को 10 बजे ऑफिस जाना है तो वो 9 बजे उठ रहे हैं। ऐसे में कभी नहीं सीखेगा वो, है ना। वो जीने के लिए बने, उनको अपनी लाइफ को जीने दीजिए। एक्सपेक्टेशंस बहुत मत डालिए। अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनिए, उनको रोल मॉडल मत बनाइए, ठीक है ना। उनके लिए इंस्पिरेशन बनिए आप, वो उनको इंस्पिरेशन मत बनाइए आप। तो उसे निमोनिया का प्रॉब्लम था, उसे एडमिट भी किया, ड्रिप भी चढ़ाया, ऑक्सीजन